मैं इसी स्पीड से करता रहा तो मुझे लगता है कि मैं कुछ टाइम बाद ही जंगल के बहुत ज़्यादा अंदर तक पहुंच जाऊंगा और मैं उस एलेक्सर को भी हासिल कर लूंगा। लेकिन तभी हमारे एमसी को कुछ महसूस होता है एंड यहाँ मैंने सोच रहा होता है कि ये क्या है, ये तो बहुत ताकतवर जानवर की महसूस हो रही है मुझे, कि कितना किलिंग इंटेंट खास तरह का है। तभी वहाँ पर एक जंगली घोड़ा आता है और डॉल्फिन को बहुत ही तेजी से मारता है, जिससे डॉल्फिन बहुत ज़्यादा तेज नीचे गिर जाता है। यहाँ पे हमारा एमसी एकदम सरप्राइज था, मैंने सोच रहा होता है कि आखिर ये जानवर यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो जंगली घोड़ा है, ये बहुत ताकतवर है, इसका किलिंग इंटेंट मुझे कितना खतरनाक महसूस हो रहा है, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कितना ताकतवर है। मुझे इसे उस बर्ड की तरह कमज़ोर नहीं समझना चाहिए जिसके साथ मैंने पिछली बार गलती की थी। ये बहुत ताकतवर है, मुझे शायद अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। डॉल्फिन जो कि इतने दिन से क्यूआई की प्रैक्टिस कर रहा था और अपने आप को बढ़ा रहा था, उसने उसे एक झटके में ही गिरा दिया। वो इतनी बुरी हालत में है, अब तक हम जितने जानवर लड़ चुके हैं शायद ये उन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है। तभी वहाँ पर हमारा एमसी कुछ कर पाता, उससे पहले ही वो उतनी तेज़ी से मारता है वो घोड़ा कि हमारा एमसी बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। हमारा एमसी मैंने सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा, लेकिन तभी हमारा एमसी की स्वॉर्ड भी गिर जाती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर के गिरता है। और यहाँ पर बोल रहा होता है कि ओह नो, ये बहुत ताकतवर, इतनी स्पीड, मैं इसका सामना ढंग से नहीं कर पाऊंगा। यहाँ वो घोड़ा आगे बढ़ रहा होता है, हमारा एमसी बोलता है ठीक है तो फिर मैं दोबारा बेवकूफ़ नहीं बनूंगा, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा और अपनी क्यूआई मैंने जितना सीखा हुआ है वो सब मुझे इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि मेरा हाथ क्यों नहीं हिल रहा है। तभी वो देखता है कि उसका हाथ तो टूट गया है, अब वो हमला कैसे करेगा, ना तो स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर सकता है, ना कुछ कर सकता है, ना ही क्यूआई टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। सो मैंने सोच रहा था कि ओह नो, ये बहुत बुरा है, डॉल्फिन की हालत बहुत बुरी है, मुझे उसे बचाना होगा। वहीं वो घोड़ा हमारे एमसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमारा एमसी सोच रहा होता है अगर इसी स्पीड चलता रहा तो मैं एक ही बार नहीं कर पाऊंगा और एक भी प्रयास नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पूरी तरीके से, मुझे कुछ करना होगा। मैंने सोचा जब सब कुछ ठीक होने वाला है तभी ये सब कुछ घट गया। पिछली ज़िंदगी में भी मारा गया था और इस ज़िंदगी में मैंने लापरवाही की जब सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं इतना ताकतवर हो गया था, लेकिन तभी ये सब कुछ हो गया है। वो नो, मुझे अपनी गार्ड डाउन नहीं करनी चाहिए था, मैंने फिर बेवकूफ़ी की। क्या मैं इस जन्म में इस तरीके से मरने वाला हूँ। यहाँ वो घोड़ा उस पर हमला करने वाला, तभी एक स्वॉर्ड आती है और उस घोड़े पर जाकर के लगती है। सो किसी और नहीं बल्कि डॉल्फिन ने फेंका होता है, क्योंकि हमारे एमसी पर उसे बचाने की जिम्मेदारी है, इसीलिए सो बोल रहा होता है कि तुम बास्टर्ड यहाँ पर आओ, तुम्हारा कॉम्पिटिटर यहाँ है। घोड़ा डॉल्फिन को देखता है गुस्से में। यहाँ पे हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्यों, आखिर क्यों मैंने ऐसी बेवकूफ़ी की, डॉल्फिन की भी जान खतरे में आ गई है। पिछली ज़िंदगी में मैं इतनी बेवकूफ़ी की वजह से मारा गया था, इस जन्म में मुझे दोबारा मौका मिला, ताकतवर हुआ, सब कुछ सही चला था, लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ गया। क्या ऐसा भी कोई जानवर है जिसे तुम नहीं संभाल सकते हो डॉल्फिन अकेले, वो बहुत खतरनाक जानवर। यहाँ पर डॉल्फिन बोल रहा होता है कि यहाँ आओ, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पे वो हमारा डॉल्फिन भी डर रहा होता है एंड तुरंत भागने लग जाता है और बोल रहा होता है कि मुझे इतना जल्दी हो सके अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा, और तेज और तेज। वो घोड़ा हमारे डॉल्फिन के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहा होता है एंड यहाँ डॉल्फिन एक जगह पर आता है जहाँ पे उसने ना एक जाल बिछाया होता है, वो उस जाल से कूद जाता है एंड वहाँ पर तुरंत दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी वो घोड़ा उस जाल में फंस जाता है और नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर डॉल्फिन बोल रहा होता है कि फाइनली मैं इसे हरा नहीं सकता हूँ, लेकिन कम से कम इस जाल में फंसा सकता हूँ। शायद वो मर गया होगा, लेकिन तभी देखता है कि वो घोड़ा अभी भी जिंदा रहता है, तो डर जाता है एंड बोल रहा होता है कि ओ नो, वो घोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, डॉल्फिन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सो वो डॉल्फिन बोल रहा है कितना ज़्यादा जिद्दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतने ज़्यादा कीमती यंग मास्टर को चोट पहुँचाने की, तुम्हारा सिर काट करके तुम्हें सजा देनी चाहिए। यहाँ पर वो घोड़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में डॉल्फिन के आगे बढ़ रहा होता है। तभी डॉल्फिन वहाँ से भाग जाता है, बोलता है कि फिलहाल मुझे यंग मास्टर को देखना होगा, फिर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। यहाँ पर वो भाग जाता है और बोल रहा होता है कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है मैं आपको ले चलूँ, जिस पर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। यहाँ पे हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हेवनली डिमोनिक डिवाइन कल्ट के एल्डर कोड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम होता है ली सुंग। ये यहाँ पर फर्स्ट एल्डर होता है जो बोल रहा होता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, तो हम इसे ली ही बोलने वाले हैं। तब यहाँ पर हम दूसरे बंदे को दिखाया जाता है जो कि एल्डर कोड का दूसरा लीडर है, जो कि बोल रहा होता है जी यांग है इसका नाम। सो बोल रहा होता है कि अच्छा काम किया सीनियर, वैसे मैं इस बार थोड़ा सा आराम कर लूँगा, चलिए हम भी थोड़ा सा आराम करते हैं। तो हम इसे जी और ली बुलाएंगे। यहाँ पर बोल रहा होता है कि थैंक्स, लेकिन मेरे ख्याल से हमें अपनी गार्ड नहीं डाउन करनी चाहिए और सुरक्षा के विषय में मैं काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हूँ। जी बोलता है कि ठीक है, 1 घंटे बाद मैं फिर से यहाँ से बाहर जाऊँगा। यहाँ पर जी बोलता है कि लेकिन मास्टर आप ये क्यों कर रहे हैं, और वैसे भी स्वॉर्ड सेक्ट, मेरा मतलब है कि डीमन सेक्ट के जितने भी पैट्रियार्क हैं और 7 बड़ी फैमिली है, उनमें से जो स्वॉर्ड फैमिली है डिमोनिक, वो उसके पैट्रियार्क मिलने आने वाले। लेकिन क्यों मास्टर, जिस पर वो बोलता है लेकिन मुझे नहीं पता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि शायद जो उसके सेक्ट लीडर है वो कुछ बात करना चाहता है हेवनली डीमन से। खैर मैंने ये सिर्फ अफवाह सुनी हुई है, कोई इसके बारे में कंफर्म नहीं है। तभी यहाँ पर ली बोलता है कि वैसे एक बात कहूँ, पता नहीं क्यों पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि जो डीमन सेक्ट के 7 परिवार में से
डिमोनिक स्वॉर्ड फैमिली है, उसके जो सबसे बड़े एल्डर हैं वो डीमन लॉर्ड को अपने बेटे के डिसाइबल में एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि उनका जो बड़ा बेटा है उसे डीमन लॉर्ड अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर लें, ताकि वो आने वाले टाइम पर हेवनली डीमन बन सके और उनका उत्तराधिकारी बन सके। जिस पर जी बोलता है कि क्या उनके डिसाइबल में से एक, लेकिन ऐसा क्यों? जिस पर बोलता है कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, हो सकता है कि ये सच ना हो, लेकिन ये देखते हुए कि इन 2 सालों में जो 7 परिवार हैं वो सारे के सारे हेवनली डीमन बनना चाहते हैं इसीलिए वो अपने बेटों को आगे करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हेवनली डीमन उन्हें अपना डिसाइबल बना दे। सिर्फ वफादारी के आधार पर वो स्वॉर्ड फैमिली अपने परिवार को सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट मानती है और सबसे ज़्यादा टॉप क्लास का मानती है, उसके ऐसा कोई परिवार है ही नहीं। लेकिन इतना भरोसा, मुझे पूरा यकीन है कि वो शायद सिर्फ अपने मतलब के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन पर मुझे खास ध्यान रखना होगा क्योंकि कोई गड़बड़ ना हो, और वैसे भी वो सेक्ट के सबसे ज़्यादा टॉप क्लास की ग्रेट फैमिली में से माने जाते हैं जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है और उनके पास बहुत शक्तियाँ भी हैं, इसलिए बेहतर होगा कि हमें उन पर खास ध्यान रखना होगा। लेकिन जितने भी डिसाइबल हैं हेवनली डीमन के, वो ऑलरेडी उनके सक्सेसर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। जिस पर जी बोलता है लेकिन क्या किसी भी डिसाइबल को इस तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता है? क्या डीमन लॉर्ड इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे? जिस पर ली बोलता है कि उससे पहले ही 7 डिसाइबल हैं और वो सब सक्सेसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा, और कौन जानता है कि आखिर मास्टर क्या तय करना चाहते हैं। जिस पर जी बोलता है कि हाँ शायद ये भी सच हो सकता है, लेकिन फिर भी 7 तो ऑलरेडी बचेंगे ना। जिस पर बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? जिस पर जी बोलता है कि 3rd यंग मास्टर वो तो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं ना, तो क्या 7 में अभी भी वो गिने जाएंगे? क्या तुम्हें लगता है कि वो अभी भी जो डीमन लॉर्ड के सक्सेसर है उसे बनने के लायक है? क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही वो क्यूआई ब्लॉक से उठे हैं और अपनी उन्होंने जितनी मार्शल आर्ट टेक्निक है उसे भी खो दी, अपनी याददाश्त खो दी, और वो बहुत ज़्यादा अलग बर्ताव कर रहे हैं और उन्हें जंगल में भेज दिया गया है। क्या डीमन लॉर्ड ने उन्हें अपने से दूर करने के लिए कहा है ताकि वो सक्सेसर के दौर में भूल सके? शायद ये कहना ज़्यादा बुरा नहीं हो सकता है, लेकिन वो सक्सेसर के दौर से बहुत दूर हो चुके हैं। जिस पर ली बोलता है कि हाँ लेकिन ये बहुत बड़ी बात कह रहे हो तुम, ज़रा चुपचाप बोलो क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। जिस पर जी बोलता है कि क्या आप जानते हैं कि वो जंगल कितना खतरनाक है? वो वहाँ से वापस नहीं आ पाएंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ से वापस लौट भी पाएंगे, और कब लौटेंगे कुछ पता भी नहीं है। और शायद अगर उन्हें इजाज़त ना मिले और डीमन लॉर्ड उन्हें वहीं पर छोड़ना चाहें तो वो ज़िंदगी भर के लिए वहीं पर हमेशा हमेशा के लिए फंस जाएंगे। हो सकता है कि डीमन लॉर्ड उन्हें सक्सेसर के दौर से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। तभी वो ली गुस्सा होता बोलता है कि इनफ बहुत हो गया, मैंने तुमसे कहा है ना कि कोई सुन लेगा, तुम कह क्या रहे हो? तुम एकदम चुप रहो, अगर किसी ने सुन लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्या हो सकता है कि सच हो, और 3rd एल्डर के बारे में कुछ कहा नहीं सकता है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। हमें जितने भी लोग हैं उस खतरनाक जंगल में जाने की हिम्मत भी नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी 3rd मास्टर की रक्षा करने के लिए और उनके गार्ड के लिए एल्डर कोर्ट की तरफ से हमने अपने 3rd एल्डर को तो भेजा हुआ है डॉल्पियों को, तो फिक्र मत करो, वैसे भी उसकी रक्षा कर लेगा। और वैसे भी पुराने आदेश के अनुसार तुम्हें मालूम है ना कि 3rd एल्डर और यहाँ पर जो हमारा 3rd लीडर है वो कितना ज़्यादा मायने रखता है उनके लिए, और जहाँ तक मैं जानता हूँ उस हिसाब से पता नहीं क्यों, लेकिन जो हमारा 3rd एल्डर डॉर्पियोंग है वो हमेशा 3rd यंग मास्टर की परवाह करता है। तभी दरवाजे पर उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है और बोलता है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ लीडर? जिस पर वो बोलता है कि हाँ आ सकते हो। सो वहाँ पर एक सर्वेंट आया होता है, बोल रहा होता है कि लीडर आपसे 3rd लीडर डॉल्पियोंग मिलने के लिए आए हुए हैं। सो वहाँ पर बोल रहा होता है कि क्या डॉल्पियोंग यहाँ अंदर आया हुआ है? तुरंत उस अंदर लेकर के आओ। यहाँ पर दरवाज़ा खुलता है, डॉल्पियोंग अंदर आता है जो कि अपना किलिंग इंटेंट रिलीज़ कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, जो कि बोल रहा होता है कि मैं डॉल्पियोंग आपको ग्रीट करता हूँ। जिसे देखने के बाद से तो दोनों को दोनों एल्डर भी एकदम सरप्राइज रहते हैं क्योंकि डॉल्फिन को क्या हो गया, वो इतने गुस्से में क्यों है, क्योंकि वो हमेशा एकदम काम डाउन रहता है, लेकिन पहली बार जो उसका और इतना ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है एंड यहाँ पर अपनी आँख खोले हुए होता है और गुस्से में होता है। सो यहाँ पर फर्स्ट एल्डर मैंने सोच रहा होता है कि आखिर 3rd एल्डर के साथ क्या गड़बड़ है, डॉल्फिन के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, आखिर क्या जंगल में कुछ हो रहा है? मैंने आज तक उसका किलिंग इंटेंट कभी महसूस नहीं किया और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है पहले के मुकाबले। आखिर जंगल में हो क्या रहा है मास्टर के साथ? यहाँ पर डॉल्फिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में खड़ा होता है एंड यहाँ पर मैं सोच रहा होता है पिछले 8 महीनों से वो यहाँ से नहीं है, तो आखिर हुआ क्या होगा? चीन शिप्ता में पहले पवेलियन का सीन दिखाता है जहाँ पर डॉल्फिन ने कुछ चाय पत्ती ली होती है और बोल रहा होता है फर्स्ट एल्डर कि क्या तुम्हारे लिए इतना इनफ होगा? तो यहाँ पर डॉल्फिन बोलता है कि हाँ मास्टर। जिस पर फर्स्ट एल्डर बोलता है कि तुम आखिर ये गुन फाकी जितनी भी चाय की पत्तियाँ हैं तुम इन्हें क्या करने वाले, तुमने इसे क्यों मांगा? जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि मैं तो बस 3rd यंग मास्टर के आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे लाने के लिए कहा है और मैं इसे वापस लेकर जा रहा हूँ। जिस पर फर्स्ट एल्डर बोलता है ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हो? जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि हाँ मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन 3rd एल्डर के लिए मुझे इतना तो करना ही होगा ना 3rd यंग मास्टर के लिए। अगर मैं नहीं करूँगा तो वो आराम कैसे करेंगे? वो जितना आराम करेंगे मुझे उतना तो सहना ही होगा। जिस पर वो बोलता है फर्स्ट एल्डर
कि मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ थोड़ा ड्रिंक करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। फर्स्ट एल्डर बोलता है कि ठीक है, अगर तुम बिजी हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। सेकंड एल्डर बोलता है कि ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम अच्छे से काम करोगे, अपना ख्याल रखना, तुम्हें कुछ हो ना चाहे, उनका ध्यान रखते हुए। जिस पर वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं चलता हूँ, आप लोग भी ध्यान रखिएगा, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हमें दिखाया था फर्स्ट एल्डर सेकंड एल्डर को, जिस पर सेकंड एल्डर बोलता है कि क्या आपने कुछ महसूस किया सीनियर? जिस पर फर्स्ट एल्डर बोलता है कि हाँ मैंने महसूस किया, उसका किलिंग इंटेंट ज़रूर कुछ ना कुछ जंगल में हो रहा है। मैं इसके बारे में जितना सोचता हूँ, डॉल्फिन हमेशा काम डाउन रहता है, लेकिन आज पहली बार मैंने उसका किलिंग इंटेंट महसूस किया, जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। जंगल में 8 महीने से आखिर हो क्या रहा है, पता करना होगा। मुझे यकीन है कि इसका मतलब है कि जंगल में कुछ ज़रूर बेहद खतरनाक हो रहा है, और थर्ड यंग मास्टर भी वहाँ पर है, लेकिन दुर्भाग्य से कम वो स्वस्थ तो है। मुझे पूरा यकीन है कि डॉल्फिन ठीक रहेगा। सेकंड एल्डर बोलता है कि लेकिन अगर थर्ड यंग मास्टर के साथ कुछ हो रहा होगा तो, जिसे हम जानते हैं, हमें पता तो करना ही होगा और मजबूत होकर के वापस आएगा। मुझे पूरा यकीन है मास्टर। पर फर्स्ट एल्डर बोलता है कि हाँ, मुझे भी यकीन है कि जब वो वापस आएगा तो बहुत ताकतवर होकर वापस आएगा। चेंज शिफ्ट होता है और हमें डॉल्फिन को दिखाया जाता है, जो कि आगे बढ़ रहा होता है बहुत ही स्पीड से, और मैंने सोच रहा होता है मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। पिछले 8 महीनों की तुलना में मैं बहुत अधिक मजबूत हो गया हूँ। मैंने जितनी प्रैक्टिस की 8 महीनों में मास्टर की सुरक्षा करने के लिए, उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और मैंने काफ़ी ज़्यादा क्यूआई भी इकट्ठा कर ली है। ये जंगल वाकई में बहुत काफ़ी कमाल का है। अगर मैं बात करूँ इसकी मार्शल आर्ट टेक्निक की, तो मैंने पहले मुकाबले काफ़ी ज़्यादा उन्नत कर ली, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं मास्टर की और रक्षा कर सकता हूँ। वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम रुक जाता है। मैंने सोच रहा था कि 1 मिनट, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लगता है आसपास कुछ जानवर है, बहुत खतरनाक जानवर। उसके कदम बहुत भारी है, चाहिए कोई जिंगजिंग है? नहीं, ये कोई जिंगजिंग नहीं है, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ करना होगा। वो करीब आ रहा है, वो अपनी शॉट पर हाथ रखता है और बोलता है कि मैं जैसे ही वो सामने आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन तभी वो देखते हुए एकदम सरप्राइज होता है, क्योंकि वहाँ हमारा एमसी होता है, जो कि घोड़े को लेकर के आ रहा होता है, और ये वही घोड़ा होता है जिसने 8 महीने पहले हमारे एमसी को बहुत बुरा हाल किया होता है। लेकिन इस बार हमारे एमसी ने उसकी बहुत बुरी हालत कर दी होती है। तो वो बोल रहा था कि यंग मास्टर आप? अरे हमारा एमसी बोलता है कि अरे वाह, तुम डॉल्फिन, तुम वापस आ गए, तुम इतना जल्दी क्यों आ गए हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं ठीक हो गया हूँ, और मैंने तुमसे कहा हुआ था ना कि अपने साथियों से आराम से मिलना, फिर वापस आना। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि मास्टर, मुझे लगा ही था कि आप अपने रेजिडेंस से बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के जानवरों को शिकार करने लगेंगे, बस इसी डर की वजह से मैं यहाँ पर जल्दी आ गया, और आपने इस घोड़े को पकड़ लिया। मास्टर, आपने इस लूशू को भी पकड़ लिया है, अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या होता? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि मैं अंदर बैठे बैठे बहुत ऊब गया था, इसलिए मैं सोचा कि बाहर इधर उधर घूमा और देखा जाए। तो मैं जब घूम रहा था तो मेरी नज़र इस पर पड़ गई। अब जब मैंने इसे देखा तो मुझे पुरानी बातें याद आ रही होती हैं कि हम किस तरीके से मिले थे और इसने मुझे कितनी बुरी तरीके से मारा था। तो मैंने बस अपना बदला चुकाने के लिए इसे कर दिया। आज रहा था हम घोड़ी का मांस खाने वाले डॉल्फिन। तो कान खुलकर सुनो, बर्तन ज़रा अच्छे से साफ कर लेना। जिस पर डॉल्फिन सरप्राइज देते हुए बोलता है कि मास्टर आप भी। तो वो चिल्लाने लग जाता है, बोलता है कि क्या आप अपने हाथ का जो दाहिना हाथ का प्लास्टर है उसे हटा सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। समझ में नहीं आता है कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। जिस पर हमारा एमसी याद करता है कि किस तरीके जब से उसने प्लास्टर लगाया हुआ है तब से वो हमसे डॉल्फिन की मदद लेता रहता है। डॉल्फिन आओ और मेरा बिस्तर लगाओ, डॉल्फिन प्लीज़ मुझे खाना खिलाओ, डॉल्फिन क्या तुम मुझे नहला सकते हो? डॉल्फिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो हमारा एमसी सोच रहा होता है कि हाँ सही बात है, जब से मैंने प्लास्टर लगाया हुआ है तब से मैंने उसका कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे अगर सच कहूँ तो मैं एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था। पिछली ज़िंदगी से ही मैं ये बात सोच रहा था कि मुझे एक ऐसी जगह मिले जहाँ मैं आराम कर सकूँ, लेकिन लगता है कि डॉल्फिन के रहते मुझे एक अच्छी जगह भी मिल गई, ताकतवर भी हो गया, और मैंने कुछ ज़्यादा ही आराम भी कर लिया। क्या आरामदायक जीवन था, वाह मज़ा आ गया। यहाँ पर डॉल्फिन को गुस्सा आ रहा होता है, एंड यहाँ पे हमारा एमसी कल्टीवेशन कर रहा होता है, डॉल्फिन अपना खाना पका करके साफ़ कर रहा था सब कुछ। एंड यहाँ डॉल्फिन मन में सोच रहा होता है कि मैं सोच करके हैरान हूँ, इस व्यक्ति ने एक ही पल में इतना सब कुछ कैसे कर लिया। ये सोचना कि उसने अकेले एक लूशू करा दिया, वो भी इतने कम वक्त में। कौन विश्वास करेगा कि पहले जो कि क्यूआई ब्लॉकेज से उठा हुआ है वो व्यक्ति इतना ताकतवर हो जाएगा। लेकिन ये जंगल जानवरों से भरा हुआ है, और जिन्हें बड़े बड़े मास्टर भी नहीं संभाल सके, ये एक छोटा सा यंग मास्टर, इसने कुछ ही वक्त में इतने बड़े लूशू को हरा दिया। बड़े बड़े यंग मास्टर और बड़े बड़े जितने भी एल्डर हैं वो भी यहाँ आने से पहले एक बार सोचते हैं, और जो लूशू है वो इतना ताकतवर जानवर है कि उसे हराने के लिए एल्डर भी एक बार सोच करके हमला करते हैं, लेकिन इसने ऐसे ही हरा दिया। यहाँ हमारा एमसी कल्टिवेशन कर चुका होता है एंड उठ रहा होता है। सो लूसू पूछता है हमारा डॉल्फिन कि क्या सब कुछ खत्म हो गया मास्टर? तभी हमारा एमसी डर जाता है, बोलता है कि तुमने मुझे फिर से डरा दिया, ये क्या बकवास है। यहाँ पर हमारा एमसी बोलता है कि क्या सोच रहे हो तुम, हाँ क्या तुम मुझे और कुछ कहने वाले हो? जिस पर वो कुछ भी नहीं बोलता है। एंड यहाँ पे हमारा एमसी गुस्सा कर रहा था उसके ऊपर कि तुमने फिर से मुझे डरा दिया। सो यहाँ पर डॉल्फिन बोलता है कि यंग मास्टर, मैं एक बात लेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ।
आप इतने शक्तिशाली कैसे हो गए, वो भी इतना कम वक्त में, जबकि आप तो क्यूआई ब्लॉकेज से उठे हुए थे। और तो और आपने जंगल के इतने ताकतवर जानवर को हरा दिया जिसे हराने के लिए बड़े बड़े एल्डर्स आते हैं और उनके लिए भी मुश्किल होता है। इतने ताकतवर होने के बाद भी आपने ऐसा कैसे किया? और आपने वादा किया था ना कि आप बिना मेरी मर्जी के उस खतरनाक इलाके में नहीं जाएंगे। जिस पर वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा समय खत्म हो रहा था और तुम्हें तो पता है कि कितना कम समय है हमारे पास। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि आपका मतलब क्या है? जिस पर हमारा ऐसे बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता? जिस पर पूछता है कि मतलब मैं समझा नहीं मास्टर। जिस पर बोलता है कि ये जगह बहुत खतरनाक होती जा रही है, अगर हम और ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो ये बहुत खतरनाक हो जाएगी। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये जगह दिन प्रतिदिन और ज़्यादा क्यूआई ब्लॉकेज से भरती जा रही है। जिस पर डॉल्फिन पूछता है कि आखिर आपका मतलब क्या है मास्टर? जिस पर हमारा एनसी बोलता है क्या तुम्हें सचमुच में इस जगह के रहस्य के बारे में कुछ नहीं पता है? ये जगह क्यूआई से पूरी तरीके से भरी हुई है और यहाँ इतनी स्पिरिचुअल पावर है कि इस स्पिरिचुअल पावर से जितने भी जंगली जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े एल्डर्स भी इन्हें हराने के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये इतने ताकतवर हैं कि एल्डर जितने ताकतवर हो गए हैं, लेकिन लोगों के शरीर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। और यहाँ पर रहने वाले जानवर जो कि इसकी स्पिरिचुअल पावर को दिन प्रतिदिन लेते जा रहे हैं वो बहुत ताकतवर होते जा रहे हैं। और मैंने कुछ समय से यहाँ पर कल्टिवेशन किया तो मुझे पता चला कि यहाँ हद से ज़्यादा कल्टिवेशन की स्पिरिचुअल पावर है और कल्टिवेशन के जरिए मैंने उसे अब्जॉर्ब किया और मेरा शरीर बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया। हालांकि इसके लिए सिर्फ कल्टीवेशन ही नहीं बल्कि मैंने कई सारे इक्विपमेंट्स का भी इस्तेमाल किया, जिसमें 8 महीने के अंदर अंदर हमने इतनी महारत हासिल की। लेकिन ये बहुत खतरनाक है क्योंकि हम ज़्यादा समय तक यहाँ नहीं रुक सकते हैं। ये उतना ही घातक है जितना कि कम हम क्यूआई लें। इससे बेहतर होगा कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना होगा। दरअसल ये जो बांस का जंगल है, इसका पूरा वातावरण इतना ज़्यादा ताकतवर और इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है कि कोई भी इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। यहाँ के जानवर दिन पर दिन ताकतवर होते चले जा रहे हैं और इंसान कमज़ोर होता चला जा रहा है। एक टाइम पर ऐसा आएगा कि जंगल फैलता चला जाएगा और इसकी जो स्पिरिचुअल पावर है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इंसान की जो ताकत है वो कम हो जाएगी। क्या तुमने मेरे हाथ को देखा डॉल्फियोंग? टूटने के बाद मेरे हाथ को ठीक होने में कितना समय लगा होगा? अब हमारा डॉल्फिन अपने हाथ को देखकर एकदम सरप्राइज रहता है। वहीं हमारा एमसी बोलता है कि मेरी हड्डी टूट गई थी और उधर मुझे कम से कम 1 महीने लगे होंगे, है ना? जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ 1 हफ्ते में ही टूट से ही हो गया। मेरी जो टूटी हुई हड्डी थी वो 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गई। इसके अलावा मैंने कुछ लूसू का शिकार भी किया, मुझे चोट आई, वो कम से कम 2 घंटे के समय में ही गायब हो गई है। स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर अपने आप को सही कर सकता है। यहाँ पर रहकर तुम अगर अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करके अपने आप को ट्रीटमेंट कर लेते हो, रिकवर कर लेते हो, तो तुम्हारा शरीर न केवल मजबूत हो जाएगा बल्कि अगर तुम इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो घाव ठीक होने के बाद ये पूरी तरीके से फट जाएगा। ये देखो, ये मेरा हाथ अभी तक सही है क्योंकि मैंने सिर्फ कम स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल किया था। ये थोड़ी देर बाद फटने वाला है लेकिन उसके बाद भी ठीक हो जाएगा क्योंकि मैंने इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर यहाँ की गथर कर ली है कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और यही इस जगह की खासियत और सबसे बड़ी मुसीबत है। डॉल्फिन एकदम सरप्राइज रहता है। वही हमारा एमसी बताता है कि अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो कान खोल कर सुनो, अब तक जितनी भी स्पिरिचुअल पावर और बहुत ज़्यादा ताकत थी वो इस बांस की जंगल के बीचों बीच थी, लेकिन दिन प्रतिदिन वो फैलती जा रही है। यहाँ तक कि उसके अंदर रहने वाले जो जानवर है वो भी इस स्पिरिचुअल पावर की मदद से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते चले जा रहे हैं, लेकिन इंसान और एल्डर्स कमज़ोर हो रहे हैं क्योंकि वो बाहर ट्रेनिंग करते हैं। अगर दोबारा वो यहाँ आते हैं तो उन्हें भी इन जानवरों का सामना करने में मुश्किल पड़ती है। और तो और यहाँ पर ये कल्टीवेशन की पावर बढ़ती चली जा रही है। अगर एक लिमिट तक ये बढ़ जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इंसान का शरीर इसे सहन नहीं कर सकता है। अगर ये हद से ज़्यादा कोई भी इंसान इसकी स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेशन करके यहाँ बैठ कर करता है तो हाँ उसकी ताकत बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन अगर लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उसकी ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि उसका पूरा शरीर फट जाएगा और इतना मजबूत हो जाएगा कि वो अपने आप ही उपचार कर सकता है। अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो ये जगह एक विस्फोट की ताकत की तरह है जहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यूआई मात्रा में है कि कोई इंसान कल्टीवेशन करके कुछ ही दिनों में अपने आप को रिकवर करने जितनी ताकत हासिल कर सकता है। लेकिन अगर वो ताकत बहुत ज़्यादा हो जाए तो हो सकता है कि वो इतना शक्ति को सहन ना कर सके और उसके समय में ही वो फट जाए। हमें यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए वरना हम इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को गथर कर लेंगे कि यहाँ पर कल्टीवेशन किए बिना ही हम फट सकते हैं। अब इस बात को सुनकर डॉल्फिन भी सरप्राइज रहता है और बोलता है कि लेकिन ये कैसे हो सकता है मास्टर? क्या आप ये सब के बारे में अनुमान लगा सकते हैं? और हमें इसकी इजाज़त नहीं है क्योंकि हमें डीमन लॉर्ड ने कहा नहीं कि हम घर वापस जा सकते हैं, तो हम कैसे जाएंगे? जिस पर हमारा एमसी मुस्कुराता और बोलता है कि डीमन लॉर्ड की तो तुम बात ही मत करो। उन्होंने मुझे सिर्फ इस जंगल में आने के लिए कहा हुआ था, ना कि ये कहा हुआ था कि मुझे भी बताया था कि मुझे कब वापस लौटना, मैं जब चाहूँ तब वापस लौट सकता हूँ। तुमने क्या सोचा कि मैं यहाँ सिर्फ डीमन लॉर्ड के कहने की वजह से 8 महीने तक यहाँ पर टिक पाया हूँ? जिस पर पूछता है कि क्यों, तो फिर आप किस वजह से टिके हुए हैं? रीज़न ये नहीं है तो फिर आगे रीज़न क्या है मास्टर?
जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि दरअसल जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा है और मैं यहाँ पर अगर कल्टिवेशन करूँ तो मैं बहुत जल्दी बहुत ताकतवर जाऊँगा। लेकिन धीरे धीरे कल्टिवेशन करते करते कुछ ही वक्त में मैं इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा कर पाया कि मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अगर मैंने इससे ज़्यादा यहाँ रहा तो बिना कल्टिवेशन किए ही स्पिरिचुअल पावर मेरे शरीर में जाती रहेगी और एक टाइम बाद मैं फट जाऊँगा। सबसे पहले डीमन लॉर्ड ने जो मैंने रिक्वेस्ट की थी उसकी वजह से मुझे यहाँ भेज दिया, जबकि मैंने उन्हें एक अच्छी जगह पर और बाहर घूमने के लिए कहा था, लेकिन ताज़ी हवा के नाम पर उन्होंने मुझे जंगली जानवरों के बीच में भेज दिया जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए उनके यहाँ पर जाने के लिए बोला था, वो वापस आने की बात उन्होंने कही ही नहीं। जिस पर वो बोलता है कि लेकिन आप चीज़ों को इस तरीके से नहीं कर सकते हैं, ये तो सही नहीं है। जिस पर हमारा एमसी बोलता है कि अगर हम 2 और जानवरों को हरा दें तो हम यहाँ पर इस जंगल में उसके कोर तक पहुँच जाएंगे, और तुम्हें पता है ना कि उसके कोर में कितनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है। अब तक जहां हम अंदर नहीं पहुंच सके हैं, हमें अब वहां जाना होगा। ये सही है क्योंकि वहां सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरे हुए बांस हैं जिन्हें हमें हासिल करना है, जिससे हम एलेक्सर बनाएंगे और उस एलेक्सर को पी करके बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अंदर अगले 3 महीने के अंदर अंदर मुझे उसे हासिल करना ही होगा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत है। वो ख़ास तरह का एलेक्सर से भरा हुआ वो बांस यहाँ पर, वो बेचारा एकदम सरप्राइज रहता है। एंड यहाँ सीन शिफ्ट होकर हमें एक रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई नहा रहा होता है और ये कोई और नहीं होता है बल्कि 4th यंग मास्टर हान होता है, जो कि मन सोचा जा रहा होता है कि मैं सो भी नहीं सका हूँ। सचमुच में मुझे इतनी ज़्यादा चिंता हो रही है कि अभी भी वो कमीना सोरियोंग अभी भी जिंदा है। समझ में नहीं आता उसे कैसे मारूं। इतनी कोशिश करने के बाद भी वो मरा नहीं। मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया उसे मारने के लिए। पहले तो मैंने उसे जहर दिया, उसके बाद उसे जाल में फंसाया, क्यूआई ब्लॉकेज से फंसाया। उसके बाद जब वो ठीक हो गया तो उसे इतना जहरीला एलेक्सर दिया कि वो लगभग मर जाए। उसके बाद एक्यूपंक्चर, लेकिन उसके बाद भी वो किसी से भी नहीं मरा। यहाँ तक कि अब वो जंगल में भी चला गया है। लेकिन मास्टर ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई। यहाँ पे हेवनली डीमन की बात कर रहा होता है, जहाँ पे हेवनली डीमन जब उसे बुलाया होता है तो वो उसे कुछ नहीं बताया। तो हेवनली डीमन बोल रहा होता है कि क्या तुम उससे लड़ना चाहते हो, लेकिन जब तक वो अपने काम में महारत हासिल नहीं कर सकता है और एक मार्शल आर्टिस्ट मास्टर नहीं बन जाता 3 महीने के अंदर अंदर, तो वहाँ नहीं जा सकता है और ना ही तुम उससे लड़ सकते हो, और वो सिर्फ वहाँ पर 3 महीने ही टिक पाएगा। इसीलिए मैंने उस जंगल में उसे भेजा हुआ है। लेकिन तुम उससे क्यों लड़ना चाहते हो। जहाँ पर सोरियंग मन सोच रहा होता है, यानी कि हान, कि अचानक उन्होंने मुझे बुला करके ये क्यों कहा, उन्होंने मुझे इसके बारे में क्यों जानकारी दी अब तक का। यहाँ पर हेवनली मन बोल रहा होता है, ठीक है, अगर तुमने कहा है कि तुम उसे चुनौती देने जा रहे हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेचारा डरा हुआ होता है, बोल रहा है कि हाँ मास्टर, मैं चुनौती देना चाहता हूँ। जिस पर हेवनली मन कोल्ड में बोलता है कि ठीक है, लेकिन याद रहे कि अगर कुछ भी होता है तो जिम्मेदार तुम खुद होगे। यहाँ पर हान मन सोच रहा होता है कि हेवनली डीमन, जो कि हेवन और अर्थ से भी परे हैं और बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, एक ऐसा अस्तित्व जिसे इंसान के द्वारा समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। समझ में नहीं आता आखिर वो चाहते क्या हैं। उन्हें इस बात से कोई भी परेशानी नहीं है कि उनका डिसाइबल दूसरे पर हमला कर रहा है, जबकि वो जानते हैं कि राजगद्दी की लड़ाई होनी है, लेकिन इस तरीके से होना क्या उसके लिए सही है। ऐसा लगता है जैसे कि वो समझना चाहते हैं। सच में मैं उन्हें समझना चाहता हूँ कि आखिर वो चाहते क्या हैं। उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए क्या उन पर काबू पाना होगा। क्या मास्टर दुनिया को किस नज़रिए से देख रहे हैं, जिस नज़रिए से वो देख रहे हैं उस नज़रिए से काश मैं भी देख सकूँ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यहाँ पे हेवनली डीमन कोई जवाब नहीं दे रहा होता है क्योंकि वो इन सब के बीच में जानता है कि एक न एक टाइम बाद हेवनली डीमन की लड़ाई के लिए उन सब के राजगद्दी के लिए लड़ाई होने ही वाली। सो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम उससे लड़ाई करने वाले हो तो जा सकते हो। यहाँ पर वो मन सोच रहा होता है हान कि सोरियंग वो कमीना बास्टर्ड अब तक जिंदा कैसे है। मुझे इतनी मुश्किल से क्यूआई ब्लॉकेज से उठ पाया था और दवा का भी असर नहीं किया उस पर। समझ में नहीं आता है कि वो कितना ताकतवर है, आखिर वो जिंदा क्यों है अब तक का। इतना शक्तिशाली हो गया है कि अब वो बांस के जंगल में भी चला गया है और तो और वहाँ तक अब तक जीवित हैं। क्या सचमुच में कोई बातें सेंस बना भी रही हैं या फिर नहीं। मास्टर ने इतने खतरनाक जंगल में भेजने के बाद वो जिंदा रह गया। यहाँ पे हेवनली डीमन बोलता है कि मैं बहुत जल्द ही उसे बुलाने वाला हूँ उस जंगल से, ताकि तुम उससे लड़ाई कर सको अगर तुम उससे लड़ना ही चाहते हो तो। यहाँ पर वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। प्रेजेंट टाइम पे वो एकदम से बिना ना कपड़ों के ही नहाते हुए खड़ा हो गया होता है एंड मन सोच रहा होता है कि वो बास्टर्ड, आखिर उस बास्टर्ड को ख़त्म करने के लिए मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। इतना कुछ करने के बाद भी वो मरा नहीं, आखिर क्यों। हम 7 डिसाइबल भाई हैं, लेकिन सातों में सबसे ज़्यादा ताकतवर वही है, इसीलिए उसे हराना मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान बात नहीं है। सब व्यर्थ हो गया है। सोरियंग, आखिर तुम हो क्या चीज़। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें लाश में बदल डालूंगा, मैं तुम्हें ख़त्म कर डालूंगा। शीन शिफ्ट होता हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बोल रहा होता है कि अरे वाह, मैंने जिस सामान के बारे में कहा हुआ था तुम वो सारा का सारा सामान ले आए हो। क्या बात है, डबल ट्रीटमेंट, जड़ी बूटी और 5 पाउच लेकर के आए हो, तुम तो काफ़ी अच्छे हो। इसके अलावा गुन फान चाय जो मैं तुमसे बनाई हुई थी वो भी तुम लेते आए हो, बहुत खूब। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे यहाँ आने के बाद पता चला
लेकिन ये जहर गुनफांग पोंचा जितनी भी सुगंधित है वो जानवरों को दूर भगा सकती है, क्योंकि इसका जहर काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। अब क्योंकि एल्जर लोटस और जिंगिंग जैसे टक्कराने वाले हमारे जो जानवर इतने भयानक हैं, उन्हें संभालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने सोचा कि उन्हें आसपास से रोकना शायद ज़्यादा बेहतर होगा बार बार लड़ने के मुकाबले, इसलिए मैंने इसे मंगाया हुआ है। वैसे क्या तुम इन जड़ी बूटियों को और ज़्यादा ला सकते हो? जिस पर वो बोलता है, डोल्फियों की मास्टर, ये जड़ी बूटियाँ बहुत खास तरह की हैं और अगर आपको इन्हें इतना ही चाहिए तो आप विलाप पर्वत पर जाकर के पा सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारा एलेक्जर है। जिस पर वो बोलता है, क्या सच में? जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि हाँ, लेकिन ये जड़ी बूटियाँ तो गंदगी हटाने वाली है ना, तो आखिर आप किससे क्यों चाहते हैं? जिस पर हमारा एमसी एकदम डेविल टाइप में बोलता है कि तुम क्या जानो इसके बारे में, हर चीज़ का कोई ना कोई उपयोग होता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। ये बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छा काम करेगा। चलो अच्छी बात है, तुमने मुझे इतना सारा ला दिया। वैसे एक काम करना, अगली बार ये गंदगी हटाने वाली जड़ी बूटी तुम मुझे और ला सकते हो। जिस पर वो बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं इसके बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि ये एलेक्सर बहुत महंगा है। जिस पर बोलता है कि ऐसा क्यों? जिस पर वो बोलता है डॉल्फियों कि दरअसल इस महीने में डीमन लॉर्ड ने इसके बारे में रिसर्च करने के लिए कहा हुआ है और जितनी भी रिसर्च टीम है हमारी जो फार्मेसी है वो इसके बारे में रिसर्च कर रही है। सुप्रीम हीलिंग पॉइजन, ये एक ऐसा पॉइजन है जिसमें हेवेली डीमन ने रिसर्च करने के बारे में कहा हुआ है ताकि बड़े बड़े एलेक्सर का इस्तेमाल करके इससे ताकत बढ़ाई जा सकती है और इलाज किया जा सकती है। क्योंकि एलेक्सर की खास चीज़ है, इसीलिए इसे 2 महीने लगेंगे हमें वापस लाने के लिए। जिस पर हमारा सरप्राइज रहता है और बोलता है कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी ही ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ये सुप्रीम हीलिंग पॉइजन क्या होता है? ये तो गंदगी को साफ करने के लिए होता है ना, तो ये उसे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस जड़ी बूटी में। जिस पर बोलता है कि हाँ, यहाँ पर हमारे एमसी की बात याद आ रही होती है कि ये वही एलेक्सर है जो उसे दिया जा रहा था जब वो कमज़ोर है। दरअसल ये जो एलेक्सर है ये खास तरह का एलेक्सर है और मन सोच रहा होता है कि ये एलेक्सर तो बहुत खास है ना, तो फिर ये एलेक्सर मुझे क्यों दिया गया था? ये वही एलेक्सर है जो मुझे जागने के बाद तुरंत दिया गया था और 3 महीने तक को पीने के लिए दिया गया था। लेकिन ये एलेक्सर तो एकदम पॉइजन की तरह है और इसे पीने पर इतना ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति वो तो लगभग मर सकता है ना, तो फिर ये कैसे कर सकते हैं ये लोग? वो मन सोच रहा होता है कि उन्होंने मुझे ऐसे लोगों के लिए इसे खिलाया जबकि मैं क्यूए ब्लॉकेज से लगभग उठा हुआ था और इसके लक्षणों के हिसाब से मैं लगभग मार सकता था। ये गंदगी हटाने वाली जड़ी बूटी बहुत शक्तिशाली है और अगर किसी डीमन की एनर्जी पर हमला करती है तो उसकी एनर्जी खत्म कर देती है। लेकिन अगर कोई बहुत कमज़ोर व्यक्ति हो जो इसका इस्तेमाल करे तो लगभग ये उसके लिए घातक है और जहर की तरह काम करती है। थोड़ा सा भी चिकित्सा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति इस औषधि को कभी भी किसी भी इंसान को नहीं देगा। तो फिर जो डॉक्टर मेरे लिए आया हुआ था उसने मुझे क्यों दिया? जिस पर बोलता है कि डॉल्फियोंग, क्या तुमने कभी सिल्क क्लेरिफाइंग नीडल के बारे में सुना है? जिसे डॉल्फियोंग बोलता है कि हाँ मास्टर, मैंने सुना हुआ है। ये एक तरह के एक्यूपंक्चर है जिसका इस्तेमाल मांसपेशियों को संतुलित करने के लिए और इंसान के तनाव देने के लिए किया जाता है। जब बहुत मांसपेशियाँ ढीली हो जाती लड़ते लड़ते तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन खास तौर पर अगर किसी कमज़ोर पर इसका इस्तेमाल किया जाए तो लगभग वो मर भी सकता है। मैंने भी कुछ मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया था और मुझे भी इसका एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन सर्कुलेटिंग आर्ट में ही सिर्फ इसका प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ज़्यादा कठिन प्रक्रिया होती है, इसलिए मुझ पर इससे कोई खास असर नहीं पड़ा था। तभी वो देखता है कि मास्टर क्या हो गया आपको? यहाँ पे हमारा एमसी समझ जाता है सारी चीज़ों को कि उसे जितनी भी चीज़ें दी गई थी वो इसे मारने के लिए थी। यहाँ पे मन सोच रहा होता है कि उन्होंने मेरे इतने कमज़ोर शरीर में और ऐसी अवस्था में उन्होंने मुझे इस तरीके की औषधि दी, मैल हटाने वाली ये जड़ी बूटी, इसके अलावा उन्होंने मेरे लिए क्लेरिफाइंग इन सुई का इस्तेमाल किया, एक्यूपंक्चर का, एक ऐसा एक्यूपंक्चर जिससे मेरा शरीर पहले से ही कठोर था और वो और भी ज़्यादा मुश्किल में फंस सकता था। आखिर वो डॉक्टर वो करना क्या चाहता था? मुझे पूरा यकीन है कि वो डॉक्टर खुद से ये सब कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वो मेरी जान लेकर क्या करेगा, उसे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई डिसाइबल या ऑफिसर होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे यही वो डिसाइबल हो सकता है? उससे याद आ रहा होता है उसकी बहन की, यानी कि 4th डिसाइबल नहीं, हान की बहन की। सो वो बोल रहा होता है कि 1 मिनट, शायद ऐसा हो सकता है कि जो 4th डिसाइबल की बहन है वो इन सब में शामिल हो, वो भी तो एक डीमन है। इसके अलावा वो उसी के लिए शायद काम कर रही है और जोक्सा फैमिली से है, जो कि हेवेली डीमन की 7 फैमिली में से एक मानी जाती है और यंग मास्टर की बहन है, वो 4th यंग मास्टर। मुझे आंगवा ने भी इस बारे में बताया हुआ था कि 4th यंग मास्टर की बहन जो कि मुझसे मिलने के लिए आई हुई थी, लेकिन 4th यंग मास्टर की बहन वो मुझसे मिलने के लिए क्यों आई थी? सिर्फ इसीलिए जबकि उस समय मैं सिर्फ क्यूआई ब्लॉकेज से उठा हुआ था। उसकी हिम्मत कैसे हुई सिंहासन के लिए युद्ध लड़ाई लड़ने के लिए? वो मुझे मारना चाहता है, वो भी इस तरीके से। मैं जानता हूँ कि सिंहासन के लिए एक टाइम बाद लड़ाई होगी, लेकिन वो 4th यंग मास्टर मुझे इस तरीके से मारना चाहता है। यहाँ पर सीन शिफ्ट वगैरह में दिखाया जाता है हान को, जहाँ पर उसका सर्वेंट बोल रहा होता है, यानी कि वो डॉक्टर, कि यंग मास्टर मैंने गुनफान चाय तैयार की है, प्लीज़ इसे ठंडा होने से पहले पी लीजिए। जिस पर बोलता है कि शिन, क्या तुम इस बारे में जानते हो कि वो अब तक ठीक है?
क्या तुम जानते हो कि सेक्ट में घुसपैठ करने के लिए सबसे कठिन रास्ता कौन सा है, और अगर हम इसे करना चाहें तो क्या दिक्कत होगी? जिस पर शिन बोलता है कि क्या आप उस जंगल में जाने की बात कर रहे हैं? जिस पर बोलता है कि हाँ, मैं उस जंगल में जाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ हाई लेवल के ऑफिसर्स और मालिक की अनुमति के बिना जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। कोई भी हेवेली डीमन की मर्जी के बगैर वहाँ नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बहुत खतरनाक है और बिना एल्डर के कोई भी वहाँ ज़िंदा वापस नहीं आ सकता है। तो मेरा सवाल ये नहीं है कि हम वहाँ अपने से कैसे जा सकते हैं, बल्कि मेरा सवाल ये है कि क्या हम वहाँ कोई जासूस रख सकते हैं? जिस पर शिन बोलता है कि ऐसी स्थिति में अगर आप कहें तो मिलिट्री ऑफिसर के बारे में क्या ख्याल है? वो इसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, और मैंने सुना हुआ है कि उस ऑर्गेनाइजेशन पे जितने भी जर्नल डायरेक्टर हैं उनका वहाँ पर बहुत कड़ा नियंत्रण है, और तो और जितने भी डीमन एल्डर हैं वो भी उन नहीं छू सकते हैं। वहाँ का पहरा बहुत कड़ा है मास्टर, अगर कुछ भी गलती की तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जिस पर वो बोलता है कि नहीं, मैं मिलिट्री ऑफिसर या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं उसे वहाँ पर मिलने वाला हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पर घुसपैठ करना आसान नहीं होगा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ मिलिट्री ऑफिसर की देखरेख करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो जनरल डायरेक्टर है, और उसे इस सदी का सबसे महान व्यक्ति माना जाता है, क्योंकि वो बहुत बुद्धिमान है। बिना मार्शल आर्टिस्ट होने के बाद भी वो इतने ऊंचे पद पर है कि वो हर छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को देखता है, डीमन लॉर्ड के साथ में काम करता है, और आज तक जस्टिस कोर्ट से भी वापस आ चुका है। यदि कुछ भी कहा गया या कुछ भी हो गया तो वो स्थिति को तुरंत बदल देगा, और कौन जानता है कि उसमें घुसपैठ कौन कर चुका है, और तो और सत्ता में संघर्ष शामिल हो सकता है। इसीलिए ये बहुत मुश्किल चीज़ है, इसीलिए कभी भी किसी भी सैन्य घुसपैठ को करना बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। घुसपैठ करने के लिए वो रोक भी सकता है आसानी से, हर कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। बस एक बात है जो मैं सोच रहा था, क्योंकि तुम्हारे सभी इरादे को जान लेना काफ़ी आसान बात है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो जनरल डायरेक्टर हमारे इरादे को जान लेगा और तुरंत पहचान पाएगा। जिस पर शिन बोलता है तो फिर सबसे अच्छा क्या होगा मास्टर? जिस पर बोलता है कि एल्डर कोर्ट। एल्डर कोर्ट एक ऐसी जगह है जिस पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है डीमन लॉर्ड का जो कि बाकी सबसे दूर है, और सिर्फ डीमन लॉर्ड और जितने भी डीमन सेक्ट के कार्य मौजूद हैं उन सभी की रक्षा करने का काम इन्हीं का है। और तो और ये सबसे अलग भी है, इसमें ज़्यादातर जितने भी अधिकारी हैं वो सारे के सारे अपना पक्ष बदल सकते हैं, इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उन्हें छूना डीमन लॉर्ड की चुनौती देने के बराबर है। इसलिए बेहतर है कि वो कुछ ना ही किया जाए तो ही बेहतर होगा। पर शिन बोलता है तो आपके कहने का मतलब ये हुआ कि जंगल में थर्ड यंग मास्टर के साथ कोई और नहीं बल्कि एल्डर कोर्ट का एक व्यक्ति है? जिस पर बोलता है कि हाँ, वही हो सकता है, क्योंकि और तो कोई है नहीं, क्योंकि उन्हें अछूत माना जाता है और कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है। सिर्फ वही है जिस पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, बाकी सब पर मेरी नज़र थी। ये मेरी गलती थी सबसे बड़ी। जिस पर शिन बोलता है कि मुझे यकीन है कि मैं समझ नहीं पाया हूँ, मगर फिर भी आप जो कह रहे हैं वो सही है। जिस पर वो बोलता है हान कि सोरियोंग वो कमीना वो अभी भी जिंदा है। अब इस बात को सुनने के बाद तो वो और हैरान रहता है, बोलता है कि क्या वो जिंदा कैसे हो सकता है? हमने तो मारने के लिए कितना कुछ दिया था ना। इसके अलावा जब हम नाकामयाब हो गए थे तो वो तो उस खतरनाक जंगल में चला गया था, तो वो वहाँ पास कैसे आ सकता है? उससे तो गए हुए 8 महीने हो चुका है, मुझे लगा वो मर गया होगा। मैंने सुना है कि उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए किसी को भेजा है। जिस पर वो बोलता है कि हाँ, उनकी सुरक्षा करने के लिए किसी और को नहीं बल्कि एल्डर कोर्ट के किसी बहुत ही टॉप क्लास के मास्टर को भेजा गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और मैंने सुना हुआ है कि वो बहुत कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है और टॉप 10 में गिना जाता है। अगर हमने पहले उससे कांटेक्ट किया होता तो शायद आज मैं सोरियों को मार सकता था। जिस पर वो सर्वेंट बोलता है यानी कि शिन कि यदि ऐसा हो तो क्या ये संभव है? मेरे ख्याल से तो ये असंभव है। यहाँ तक कि एल्डर कोर्ट के स्वामी भी, जितने भी मास्टर्स और एल्डर हैं, वो भी उस जंगल में जाने के लिए चौकस रहते हैं हर वक्त, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक वहाँ नहीं रुकते हैं बल्कि सिर्फ कुछ समय के लिए रुकते हैं और एलेक्सर लेकर वापस जाते हैं। वो भी वहाँ जिंदा वापस नहीं रह सकते हैं, तो फिर वो इतना समय तक जिंदा कैसे है? यहाँ पर हान मन में सोच रहा होता है कि उस जंगल में जाने से पहले उसकी स्थिति एक नॉर्मल इंसान की तरह ही थी, एक ऐसा इंसान जिसने कभी मार्शल आर्ट में महारत हासिल की ही नहीं है, जबकि वो इतना ताकतवर है कि उसने महारत हासिल की हुई थी मार्शल आर्ट में, और वो एक टाइम पर इतना कमज़ोर हो गया था और उस जंगल में गया, उसके बाद भी वहाँ बच गया और 8 महीने तक जिंदा रहा। जबकि उसकी पिछली टाइम पर वो बहुत ताकतवर था, तब भी उस जंगल में नहीं जाने से डरता था, और अब इतना कमज़ोर होने के बाद उस जंगल में 8 महीने तक जिंदा रह गया। पता नहीं किस तरह का जादू टोना है। शिन, ये क्या हो रहा है? एक काम करो, अपने आदमी को तैयार करो और हथियारों को इकट्ठा करो। जिस पर शिन बोलता है कि मास्टर क्या आप? जिस पर बोलता है कि यहाँ तक कि क्यों ब्लॉकेज, जहर और जंगल में जाने के बाद भी वो कमीना मरा नहीं। तो आखिरकार अब वो दिन आ गया है जब हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अब आखिरी दिन है जब हमें ये सब कुछ खत्म होने का इंतज़ार करना होगा। जिस पर सर्वेंट बोलता है यानी कि शिन कि क्या आप खुद सीधे तौर पर इसमें शामिल होना चाहते हैं मास्टर? जिस पर वो बोलता है शिन कि नहीं,
मैं सीधे तौर पर इसमें शामिल नहीं होना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल भी लड़ाई नहीं मानता हूँ, क्योंकि लड़ाई कुत्ते में बदल जाएगी अगर मैं इसमें शामिल हो गया तो। जिस पर सिन बोलता है कि ओके मास्टर। यहाँ पर हान बोलता है कि मेरे लिए कुछ लोगों को लेकर के आओ, और हाँ ध्यान रहे कि उनके लिए इनफ तरीके से जितने भी हथियार है वो तैयार करना। मेरे नीचे कुछ लोग हैं जो कि वफादार हैं, वो मेरे लिए काम करेंगे। शिन बोलता है कि जिन लोगों को आदेश का पालन करने के लिए आपने बोला हुआ है, मेरे पास इकट्ठा करने के लिए आदेश दिया गया था, तो वो मैं कर दूंगा। यहाँ पर गुस्से में एकदम से बोलता है शिन हान कि जो लोग क्यूआई ब्लॉकेज से पहले से ही सोरियों से गुस्सा हैं और उसके खिलाफ गुस्सा रखते हैं, प्रतिशोध रखते हैं, हम सिर्फ उसके हाथ में तलवार देंगे, ना कि हम इस लड़ाई में सीधे तौर पर शामिल होंगे। हाँ, ये उन पर निर्भर करता है कि वो सोरियों को तलवार से उठाने के बाद से ख़त्म करना चाहते हैं या फिर छोड़ना चाहते हैं। इस पर हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर सर्वेंट बोलता है कि लेकिन मास्टर क्या ये सही रहेगा अगर डीमन लॉर्ड को पता चल गया तो? जिस पर वो बोलता है कि डीमन लॉर्ड को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारा स्वामी हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता है, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अगर हम उसे नरक में फेंक दें तो चाहे कुछ भी हो जाए वो ख़त्म हो जाएगा, और हम जो चाहेंगे उसे कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि ये शानदार प्लान है। हमें धोखे से उसे वहीं पर उस जंगल में ख़त्म कर देना चाहिए। सोरियों, तुम्हें ख़त्म होना होगा। शीन शिप होता हमारे एमसी को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे वहाँ जाना है। यहाँ पर डॉल्फिन बोल रहा होता है कि यंग मास्टर, आप उसके अंदर क्यों जाना चाहते हैं? आप जानते हैं ना कि जंगल के कोर के अंदर कितने खतरनाक जानवर है। बाहर इतने खतरनाक है तो अंदर तो स्पिरिचुअल पावर और ज़्यादा है, और ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरे हुए जानवर होंगे, तो ये बहुत डेंजरस है। जिस पर बोलता है मैंने तुमसे कहा है ना कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, हमें कुछ समय में यहाँ जाना होगा, वरना इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से हमारा शरीर फट जाएगा, हम इतना सहन नहीं कर सकते हैं, वो हम जानवर नहीं है। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि आप पहले शांत क्यों नहीं जाते हैं, आप क्यों जा रहे हैं? मैंने मना किया है ना, आखिर आप किस तरीके से अकेले जंगल में जा रहे हैं? जिस पर बोलता है कि अगर मुझे पता चल जाए तो भी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी हमें जल्दी करनी होगी चाहे कितना भी खतरा हो। मैं इस बात को तथ्य को नहीं बदल सकता हूँ कि हमारा समय खत्म होता जा रहा है, ज़्यादा समय तक यहाँ रुकना एक डेंजरस है, और मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो इतनी ज़्यादा है कि अब मैं और ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को गथर नहीं कर सकता हूँ। बांस को छोड़ने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ एलेक्जर का बांस मुझे चाहिए। डॉल्फिन सोच रहा होता है इस स्पीड से तो कहीं नहीं कोई जान का खतरा ना हो जाए। ये हमारा MC1 सोच रहा होता है कि अगर मैं इसी स्पीड से सेक्ट में वापस जाऊंगा तो पता नहीं फोर्थ यंग मास्टर क्या करेगा, इसलिए मुझे अपनी जान बचाने के लिए मुझे अपने आप को ताकत बनाना होगा। डॉल्फिन बोल रहा होता है कि मास्टर, मैं इसके बारे में जानकारी हासिल करता हूँ, 1 मिनट के लिए आप रुक जाइए। क्या अंदर कितने सारे लोग हैं, कितने सारे खतरनाक जानवर, अंदर क्या क्या जो एल्डर गए हुए हैं उनसे पता चल जाएगा। जिस पर हमारा MC बोलता है कि नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमारे पास कितनी भी जानकारी है, हमारे पास समय कम है, इसलिए अभी अंदर जाना ही होगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम सोचते हो कि यहाँ पर जितने भी डीमन लॉर्ड हैं और जितने भी उनके साथी हैं उनमें से कोई भी हमें इतना हाई लेवल का ऑफिसर देगा जिसके साथ हम अंदर जा सकें और उस एलेक्जर को हासिल कर सकें? बिल्कुल भी नहीं। डीमन लॉर्ड की मर्जी के बगैर वहाँ अंदर जाना बहुत ही बेकार है। हाई लेवल के ऑफिसर यहाँ आना नहीं चाहेंगे डीमन लॉर्ड की मर्जी के बगैर, और डीमन लॉर्ड अंदर जाने की इजाज़त देंगे नहीं। इसलिए हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, हमें अकेले अंदर जाना होगा। यदि जितना हो सके उतना तैयारी करना संभव हो तो किसी भी चीज़ को भेजना आसान हो जाएगा। कोई भी वहाँ पर आसानी से अंदर नहीं जा सकता है, और वैसे भी अगर डीमन लॉर्ड को किसी को भेजना ही था तो कोई भी डीमन अंदर आसानी से जा सकता था, लेकिन ये जंगल इतना खतरनाक है कि कोई भी एल्डर के बगैर अंदर जा ही नहीं सकता है। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ भेजने का उनको कोई मतलब नहीं है। जितने भी सेक्ट में हाई रैंक के ऑफिसर्स हैं वो जितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अंदर जाना बहुत खतरनाक है। जिस पर डॉल्फिन बोलता है तो फिर आप अंदर क्यों जा रहे हैं, क्या आपको जाने के सिर्फ यही कारण है? जिस पर हमारा MC बोलता है कि हाँ। डॉल्फिन बोलता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि आप शक्तिशाली हो गए, लेकिन फिर भी एक एल्डर जितने शक्तिशाली नहीं हुए हैं मास्टर, रुक जाइए। लेकिन तभी हमारे MC को बहुत बड़ा धक्का लगता है और असल जैसे कि उसके दिल में कोई तीर चुभ गई हो। जिस पर डॉल्फिन उससे माफ़ी मांगता है। कोई बात नहीं, तुम जो कह रहे हो वो एक तरीके से सही भी है डॉल्फिन, मैं अभी भी इतना ताकतवर नहीं हूँ कि 9 गेट सेक्ट के एल्डर्स जितना ताकतवर हो सकूं, या फिर जितने भी सेक्ट है उन सब में सबसे शक्तिशाली हो सकूं, वो सब बहुत ताकतवर है। यहाँ पर डॉल्फिन बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, और MC बोलता है कि लेकिन मेरे पास फिर भी उन एल्डर जितनी ताकत ना होते हुए भी एक ऐसा टैलेंट है जो उन एल्डर्स के पास भी नहीं, और एक ऐसी टेक्निक है जिसे मैंने खुद ईजाद किया है। अब इस बात को सुनने के बाद तो वो भी हैरान रहता है। एंड यहाँ मन सोच रहा होता है कि पता नहीं ये मास्टर करने क्या वाले हैं। वही हमारा MC मन सोच रहा होता है कि डार्क शेडो आर्ट और उसके साथ डार्क गॉड फैंटम, साथ ही साथ मैं पिछली ज़िंदगी में एक किलिंग किंग चुन हाजिन था जो कि टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक गिना जाता था। पिछली ज़िंदगी में मेरी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ लड़ाई थी और किलिंग किंग की ज़िंदगी जी रहा था। तब मैंने कई सारी सीक्रेट आर्ट भी सीखी हुई थी और लकीली वो मुझे इस जन्म में भी मिल गई। मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे अच्छा किलिंग किंग था और मेरी छिपने की तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत अच्छी बात होगी। हालांकि मुझे इसमें मौका अब तक मिला नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें इस्तेमाल करना सबसे महान था,
क्योंकि मैं छिपने के मामले में बहुत माहिर हूँ और वो मुझे इस जन्म में भी मिली हुई है। इसके अलावा हाइपर सेंसिस और भी बहुत टेक्निक मिली हुई है। पिछले 8 महीनों से मैं इस जंगल के अंदर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन उसका मुझे कोई भी मौका मिला नहीं है। इसीलिए मैं सिर्फ इसे एक लड़ाई की जगह पर एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह काम कर रहा था। लेकिन अब जब मुझे मौका मिला है तो मैं इस जंगल का इस्तेमाल करके इसके अंदर के जितने भी रहस्य हैं उसे उजागर करूंगा, और अब ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि मुझे वो एलेक्ज़र चाहिए इस टाइम पर मेरे लिए ज़िंदगी लाइफ एंड डेथ की तरह है, जहाँ पर मुझे अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए इन साधनों की ज़रूरत है ताकि मैं बहुत ताकतवर हो सकूँ। वरना पता नहीं फुल एल्डर राज्य की लालच में आकर के और राजगद्दी के लिए मुझे कितनी बुरी तरीके से मौत देगा। लेकिन क्योंकि मैंने डार्क शेडो की UI को डिमोनिक आर्ट में बदल दिया है, इसलिए मैं अपनी इच्छा अनुसार डार्क गॉड फैंटम का उपयोग नहीं कर पाऊंगा। मुझे यहाँ हाथ में ये एलेक्ज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं अंदर छिपने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकूँ। यही कारण है कि मुझे टर्बन उन्मूल और इन जड़ी बूटी की ज़रूरत पड़ रही है, और अंधेरे में अगर मैं इसका इस्तेमाल करूँगा तो कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। ये एलेक्ज़र कुछ समय के लिए कुछ हद तक मेरी ताकत को दबाने और डिमोनिक एनर्जी को कुछ कम करने में भी मदद करे, जिससे कि मैं अंदर आसानी से जा सकूँगा। एक बार जब मैं टर्बल एनिमेशन जड़ी बूटी को ले लूँगा तो मेरे पास कम से कम आधा घंटा होगा, और आधा घंटा इस जंगल से वापस आने के लिए शायद इनफ होगा। इतना मेरे लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर जाने लग जाता है एंड बोलता है कि ठीक है डोलपियोंग, तो तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ कुछ समय के लिए। जिस पर बोलता है कि नहीं यंग मास्टर, मैं आपको जाने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं, आप जा सकते हैं। जिस पर हमारा MC बोलता है कि लेकिन क्यों डोलपियोंग, ये मेरा आदेश है। जिस पर बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मास्टर, मैं आपके इस आदेश का पालन नहीं कर सकता हूँ। अगर आपको जाना ही है तो आपको मेरा सर काटना होगा, इसके बाद जा सकते हैं। हमारा MC सरप्राइज रहता है कि वो जाने नहीं दे रहा है। तो बोलता है कि ठीक है, तो तुम मेरे साथ, तुम इसके अंदर तक नहीं जाओगे बल्कि तुम आगे तक जाओगे, ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन बीच में तुम्हें रुकना होगा। जिस पर बोलता है कि ठीक है, मैं आपका आदेश को एक्सेप्ट करता हूँ। दोनों जाने लग जाते हैं एंड यहाँ पे हमारा MC एक जगह पर रुक जाता है और बोलता है कि तुम यहीं पर रुको, मैंने पिछली बार यहीं पर लूशो का शिकार किया था। ये जंगल इतना खतरनाक नहीं है, यहाँ पर तुम लूशो को संभाल सकते हो, यहाँ पर जितने भी जानवर हैं उन सबको तुम संभाल सकते हो। इसलिए मेरे ख्याल से इसके कोर के और दिल के अंदर जाना शायद मेरे लिए बस बेहतर होगा। तभी वहाँ पर कुछ ज़्यादा स्पेशल पावर रिलीज होने लग जाती है और वहाँ पर डॉल्फियों को बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आने लग जाती है। सो बोलता है कि मास्टर ये बदबू कहाँ से आ रही है, जैसे मानो कोई चीज़ सड़ गई हो। तभी बोलता है कि यंग मास्टर ज़रा 1 मिनट के लिए सामने देखिए। तो हमारा MC सामने देखता है, बोलता है कि ये क्या है। जिस पर बोलता है कि ये क्या है मास्टर, इतने सारे खतरनाक जानवर जो कि जंगल में इतने खतरनाक है कि इन्हें हराना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल था, वो सारे के सारे यहाँ पर खून की उल्टी के बाद मारे गए हैं। आखिर ये क्या हो रहा है मास्टर। हमारे MC को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानवर हैं जिन्हें हराना इतना ज़्यादा मुश्किल है कि हमारे MC को भी बहुत दिक्कत पड़ी थी। वो एक झटके मरे पड़े हुए होते हैं। सो बोल रहा था कि यह मास्टर इतनी सारी लाशें, ये आखिर हो क्या रहा है, सबके खून की उल्टी करने के बाद मार गए। हमारा MC सरप्राइज रहता है, बोल रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि इस जंगल के अंदर कोई इनसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। हालांकि जंगल का कोर है और ये जंगल के बाहर रहने वाले जानवर हैं, तो मेरे ख्याल के कोर के जो जानवर हैं वो जंगल के कोर के स्पिरिचुअल पावर की वजह से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए होंगे, तो शायद उन्होंने इसे मारा हो। लेकिन मैंने पहले कभी इस तरीके की चीज़ नहीं देखी है। क्या सचमुच में ये है क्या, और ये इन सब के बीच में ये क्या, ये तो तेंदुआ है ना, ये तो जंगल के कोर के अंदर रहता है। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि हाँ मास्टर, ये जंगल कोर के अंदर रहता है, और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये टॉप क्लास का एक बहुत ही खतरनाक जानवर है। ये जंगल कोर के दिल के अंदर रहता है और ये सिर्फ तभी बाहर निकलता है जब उसे कोई बहुत बड़ा खतरा महसूस होता है। वही तो बहुत चिंताजनक की बात है कि ये बाहर आ गया है। मास्टर, मुझे लग रहा है कि इस जंगल में कुछ गड़बड़ है, अंदर दिल के अंदर जाना सही नहीं होगा। इस जंगल के दिल के अंदर के जाना ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, वहाँ कोई खतरनाक जानवर होगा, संभालना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ बहुत QI है और जितने भी एल्डर है वो भी उसके अंदर जाने से मना करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस तरीके से देखना कोई ठीक नहीं होगा। जिस पर हमारा MC बोलता है कि फिर भी जाना तो होगा ही। डोल्फिन बोलता है कि टॉप 10 QI वाले जानवर भी यहाँ पर इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो फिर पता नहीं अंदर कौन सा जानवर होगा। जिस पर बोलता है कि तो फिर अगर टॉप 10 ये नहीं है तो फर्स्ट कौन है। जिस पर बोलता है कि शायद वही हो सकता है अंदर, पता नहीं कौन है, शायद वो देखिए वहाँ पर वो सांप है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 2 पूंछ वाला सांप ही जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। हालांकि मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, शायद इसमें मैंने कोई गलती नहीं की है। जिस पर हमारा MC बोलता है कि ये सांप, क्या ये इस जंगल में सबसे ज़्यादा ताकतवर है जिसने तेंदुए को भी हरा दिया। क्या तुम्हें सच में यकीन है ये जानवर यहाँ सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है, ये छोटी सी। जिस पर डॉल्फिन बोलता है कि मैंने सिर्फ सुना है, उसके अनुसार शायद हाँ ही है। जिस पर हमारा MC बोलता है कि तुम भी कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, ये इतना शक्तिशाली नहीं लगता है। हाँ, ये विषैला भी नहीं लग रहा है मुझे तो, भले ही जानवर ताकतवर हो, लेकिन बाकी और की तरह लाश, ये सब बहुत अजीब बात है। बाकी की तरह लाश बनना, ये भी एक टाइम बाद खत्म ही हो जाने वाला है। जिस पर वो बोलता है डॉल्फिन कि हाँ वैसे भी आप सही कह रहे हैं। हमारा MC बोलता है कि लेकिन बहुत अजीब बात है
कि ये जितने भी जानवर हैं वो पूरी तरीके से चोट से बाहर हैं, मतलब इनमें किसी तरह की कोई खरोंच नहीं है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये ग्रुप में मारे गए हैं, लेकिन आखिर किस चीज़ से इतना ज़्यादा बुरी तरीके से मारा होगा कि इनकी यह हालत हो गई है। किसी के शरीर पर भी एक खरोच नहीं, अपने आप थोड़ी मर सकते हैं ये। मन सोच रहा होता है यहाँ की जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा इसकी कोर के अंदर की स्पिरिचुअल पावर तो और भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ आसपास जितना भी स्पिरिचुअल पावर उसे सोख लिया गया हो। इन्हें फला फूला और मोटा होना चाहिए, क्योंकि जंगल का बहुत अंदर का एरिया है, लेकिन जितना भी है वो सब सूख गया है। इसका मतलब है कि यहाँ जितनी भी कीवाई थी उसे किसी ने सूख लिया है। क्या कोई इतना ताकतवर बंदा भी हो सकता है? कोई ऐसा करने में सक्षम कैसे हो सकता है? ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन जानवरों की ऐसी हालत और यहाँ के पेड़ का मोटा ना होकर एकदम सूखा होना, ऐसा लगता है कि इनकी जितने के अंदर की शक्ति है वो सब के सब चूस ली गई है। यहाँ पर ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन कैसे? अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इस जंगल के दिल के अंदर इतनी ठंडी हवा का चलना मतलब ज़रूर कुछ अंदर ताकतवर होगा। डॉल्फिन बोलता है कि यंग मास्टर, आप कहाँ देख रहे हैं? यहाँ पर एक ठंडी हवा ही तो चल रही है। और मन सोच रहा होता है कि छोटी सी चीज़ से और हल्की ठंडी हवा से क्या हो गया इन्हें? जंगल में तो ऐसी हवा चलती रहती है। यहाँ पे हमारा एमसी बोल रहा होता है कि इस जंगल के दिल के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतनी तेज स्पिरिचुअल पावर और इतनी ठंडी हवा। अमन सोच रहा होता है कि मुझे क्या महसूस हो रहा है? क्या ये वहाँ से कुछ अंदर से है? इस जंगल के दिल के अंदर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे अंदर जाना होगा। वो बोलता है डॉल्पियोंग, कान खोल के सुनो। जिस पर बोलता है कि यहाँ यंग मास्टर, डॉल्पियोंग मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तुम यहीं रुकना होगा, क्योंकि अंदर बहुत खतरा है, मैं संभाल लूँगा और तुम यहाँ के जानवरों को संभालो, इसलिए मेरे पीछे मत आना। डॉल्फिन बोलता है लेकिन मास्टर आप अकेले नहीं जा सकते हैं हमारे। सोच रहा होता है कि नहीं, मुझे वहाँ अकेले ही जाना होगा। मुझे पता करना होगा कि आखिर अंदर है क्या। शीन शिपता में दिखाया जाता है हैवल डीमन को, जो कि आँख बंद किए हो। तो मैं सोच रहा होता है कि तुम मेरे सामने क्यों आए हुए हो, बल्कि ये एक सियार होता है। तो मैं सोच रहा होता है मेरे सामने एक सियार, आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है? मेरे सामने मुझसे मिलने के लिए कोई आया हुआ है, लेकिन इसका कोई कारण नहीं हो सकता है। ये सब कुछ लगता है जंगल में कोई मेरी मर्जी के बगैर आ रहा है। यहाँ वो सियार हमारे जैसे हैवल डीमन पर हमला करता है। हैवल डीमन अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है यहाँ बैठे बैठे। अब ये यहाँ हमारे हैवल डीमन की जंगल में कोई स्पिरिचुअल पावर है या फिर उसका एक ऑरा का छोटा सा टुकड़ा है, वो हमें समझ में यहाँ पर नहीं आया जाता है। सो हैवल डीमन बोलता है कि फर्स्ट गार्ड को बुलाओ। यहाँ पे जितने भी सर्वेंट होती हैं वो सब एकदम से बेहोश हो चुकी होती हैं। एंड यहाँ पे हैवली डीमन के सामने फर्स्ट गार्ड होता है जो कि उसे ग्रीट करता है। एंड यहाँ पे हैवली डीमन बोलता है कि फर्स्ट गार्ड, जिस पर बोलता है कि यस मास्टर। यहाँ पर हैवली डीमन बोलता है कि क्या मेरी मर्जी के बगैर जंगल के अंदर ट्रेनिंग के लिए कोई गया हुआ है? क्या यहाँ पर कोई मेरी मर्जी के बगैर उस जंगल के कोर में जा चुका है? तुम जानते हो ना कि उसके दिल में कितना खतरनाक जगह है। जिस पर बोलता है कि मास्टर मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने ऐसी तो कोई घटना के बारे में नहीं सुना कोई अंदर जंगल में गया हो, क्योंकि वहाँ जाने के लिए तो एल्डर्स को भी आपकी मर्जी की ज़रूरत पड़ती है। कोई भी एल्डर वहाँ पर बिना मर्जी के नहीं जा सकता है, क्योंकि वो जंगल बहुत खतरनाक है और आपको ऐसी घटना में सूचना देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। जिस पर हवेली में बोलता है तुमने कहा है कि मेरे थर्ड डिसेबल के साथ तुम्हारा थर्ड एल्डर गया हुआ है ना, उसकी सुरक्षा के लिए। जिस पर बोलता है कि हाँ मास्टर, तो क्या वो वहाँ पर उसकी सुरक्षा के लिए गया हुआ है? मैंने सुना है कि वो बच्चा काफ़ी ताकतवर है। जिस पर बोलता है कि हाँ, दरअसल वो टॉप 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक माना जाता है यहाँ पर, और बहुत ताकतवर भी है। थर्ड यंग मास्टर की रक्षा करने के लिए उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी टैलेंटेड, समझदार और एक्सपीरियंस पर्सन है। इसलिए मुझे लगा कि शायद उसकी सेवा के लिए वो सही रहेगा। जिस पर बोलता है कि अच्छा ऐसा है। और मन सोच रहा होता है कि 8 महीने, मैंने सोचा नहीं था कि ये लड़का 8 महीने तक टिक जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ जो जंगल, जहाँ पर एल्डर भी कल्टीवेशन करने से डरते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर है कि अगर उन्होंने ले ली तो लगभग वो भी विस्फोट करके मर जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी कोई भी वहाँ पर जाने से डरता है, और एल्डर भी मेरी मर्जी से ही वहाँ पर जा सकते हैं और जानवरों का शिकार करके एलेक्जर लेकर आते हैं। जंगल में बहुत खतरनाक जानवर है और स्पिरिचुअल पावर है, इसलिए वो जानवर भी बहुत ताकतवर हो गए हैं। लेकिन वहाँ पर वो बच्चा, वो मेरा थर्ड डिसेबल, वो इतना बदल कैसे गया, इतना ताकतवर कैसे हो गया कि वो इतने टाइम तक वहाँ टिक भी पाया और कल्टीवेशन से उसका शरीर भी नहीं फटा। तभी वो पूछता है फर्स्ट गार्ड से कि आज कौन से दिन है। जिस पर बोलता है कि आज तो मास्टर पूर्णिमा का पहला दिन है। जिस पर मन सोचता है वैलिडीमन कि पूर्णिमा का पहला दिन, और वो मुस्कुराता है। मन सोच रहा था कि क्या बात है, सीआर का सामने आना, इसका मतलब है कि मेरा थर्ड डिसेबल जंगल के दिल के अंदर जा रहा है, क्या बात है। तभी मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। तभी वो सर्वेंट भी होश में आ जाते हैं, बोलती है कि हमें माफ़ कीजिएगा मास्टर। वहीं पर हैवेल्डेमन उन्होंने सोच रहा होता है कि एक ऐसा खतरनाक जंगल जिसके बाहर रहने पर भी इतना खतरा है कि वहाँ पर बड़े से बड़ा एल्डर जाने से भी डरता है, क्योंकि वहाँ के स्पिरिचुअल पावर से कोई भी विस्फोट कर सकता है, और वहाँ इतने खतरनाक जानवर है कि एक पल के लिए भी नज़र हटने पर कोई किसी की भी मौत आ सकती है। तब भी वो वहाँ पर इतने समय तक टिक पाया।
क्या बात है! लगता है कि तुम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हो। देखते हैं कि तुम और क्या करने वाले हो। लगता है कि तुम इतने पागल हो चुके हो कि तुम्हें होश भी नहीं है, या फिर तुम अपने भाग्य के साथ चल रहे हो। देखते हैं कि तुम क्या कर पाते हो। चोटी के जब नीचे गिरोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या किया है। यहाँ पे हमारे एमसी की बात कर रहा होता है, एंड यहाँ हमारा एमसी आगे बढ़े जा रहा था जंगल में, और मन सोच रहा होता है कि ये स्पिरिचुअल पावर आखिर वहाँ है क्या। इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर, इतनी ठंडी हवा, वो हवा क्यों में बह रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा है कि मैं सह भी नहीं पा रहा हूँ, और आगे बढ़ना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जबकि मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ किया हुआ है। जैसे जैसे मैं करीब जाता जा रहा हूँ, ये और ज़्यादा मजबूत होती चली जा रही है। मेरे शरीर में सीधा चलना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि इस समय तो मैंने अपने शरीर में अपनी क्यूआई को अभी अवेकन किया हुआ है, जिससे कि मुझे मुश्किल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मुझे मुश्किल हो रही है। मैंने कभी इतनी ताकत को महसूस नहीं किया है। उससे याद आ रहा होता है सारी चीज़ें। मन सोच रहा होता है कि एक मिनट, ये ताकत बिल्कुल वैसी है जैसे मैंने उस टाइम पे महसूस की थी, जब मैं हेवल डीमन के जस्टिस पवेलियन में गया हुआ था। उस समय मैंने उसी का सामना किया था। वो पहली बार था जब मैं ली चियोंसा से मिला हुआ था, और ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि मैं मरने ही वाला हूँ। मैंने उस समय एक ऐसा ऑरा महसूस किया था जिससे कि मुझे मौत का दिल दहला देने वाला ऑरा महसूस होता है, और इस समय मुझे ऐसा ही ऑरा महसूस हो रहा है। आखिर इस जंगल के कोर के अंदर है क्या, मुझे समझ में नहीं आता कि इरादा है क्या किस चीज़ का, और ये है किस तरह का जंगल। इसके अंदर कुछ तो अजीब बात है। मुझे जल्दी से जल्दी अंदर जाना ही होगा। चियोंसा आखिर ये कितना खतरनाक है। मुझे कुछ रिवॉर्ड मिला हुआ था, और अब मेरे पास समय भी नहीं। मुझे और तेज़ स्पीड करनी होगी। उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। मैं सोच रहा होता कि मैं अब और इस चीज़ को नहीं सहन कर सकता हूँ। मैंने अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ किया हुआ है, अपनी एनर्जी से ही घेरा बना लिया है, लेकिन उसके बाद भी ये मेरी अतड़ियों तक को चोट पहुँचा रहा है। ये और इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। ये हवा, मैं और ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगा। मुझे जल्दी करना होगा, मुझे और ताकत का इस्तेमाल करना होगा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद मैं मर ना जाऊं यहीं पर बीच रास्ते में ही। मैं और इस एनर्जी को नहीं संभाल सकता। मुझे इस एलेक्सर का इस्तेमाल करना होगा। सो एलेक्सर निकालता है और बोलता है, मुझे लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे टर्बो एनिमेशन, इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करना होगा, तभी मैं इस एनर्जी को दबा पाऊंगा, और मेरे पास जो भी सीक्रेट टेक्निक है मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। सोचा था बाहर निकलते वक्त इस्तेमाल करूँगा, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो उसे पी लेता है, एंड पीने के बाद से वो मन सोच रहा होता है कि फाइनली ये जड़ी बूटी मेरे शरीर के अंदर फैल रही है, मेरी गंदगी को साफ कर रही है, और पूरी तरीके से मेरे अंदर शरीर को फैलने के बाद अब ये मेरी सुरक्षा घेरे को और मजबूत कर देगी। हाँ, अब मुझे काफ़ी हल्का महसूस हो रहा है। मेरा हाथ, पाँव और मेरा पूरा शरीर हल्का हो रहा है। अब मुझे बस आगे बढ़ते ही चले जाना है। डार्क शेडो आर्ट, डार्क गॉड फैंटम, ये तकनीक मेरी सीक्रेट टेक्निक है, जिसे मैंने पिछली ज़िंदगी में चुन हाजिन एक किलिंग किंग के रूप में सीखा हुआ था, और आज ये मेरे काम आ रही है। मैंने अपनी इसे पीक फॉर्म पर इस्तेमाल किया है। वो आगे बढ़ता जा रहा था। वहीं हमें डॉल्फिन को दिखाया जो कि बोल रहा था आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या अंदर एनर्जी कम हो रही है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। यंग मास्टर, कहीं अंदर कुछ होता नहीं क्या। यंग मास्टर को अंदर कुछ अजीब बदल रहा, पता नहीं यंग मास्टर को क्या हुआ होगा। वहीं हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि हर चीज़ के आर पार जाता जा रहा होता है, और मैंने सोच रहा होता है कि चलो ये दबाव कम हो गया है, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा और देखना होगा क्योंकि वो है क्या चीज़। टर्बुलेंट एनिमेशन जड़ी बूटी, ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि एक समय तक ही मेरे साथ काम करेगी और दिल तक पहुंचने में मेरी मदद करेगी। मुझे जल्दी करना होगा, लेकिन तभी उसके किसी में पाँव पड़ता है। मैं सोच रहा होता है कि ये अकेला बांस का ऐसा जंगल है जो कितना ज़्यादा खतरनाक है। ये मेरे पैर के नीचे, ओह ये तो ऐसे ही है। मुझे अपने आप को आगे बढ़ते रहना होगा। मुझे आखिर देखना होगा कि आखिर इसके दिल में छिपा क्या है। तभी उसका पाँव किसी चीज़ में पड़ता है तो वो एकदम से नीचे गिर जाता है एंड बोल रहा होता है कि आगे ये सब कुछ क्या है। मैंने तो एलेक्सर लिया हुआ था और अपनी टेक्निक का इस्तेमाल किया हुआ था, तो मैं किसी भी चीज़ के आर पार जा सकता था। तो फिर ये कौन है जो मेरे बीच में आ गया। मन सोच रहा होता है मैंने डार्क गॉड फैंटम का इस्तेमाल किया तो कोई भी मेरे बीच में आ सकता, चाहे कोई भी ठोस से ठोस चट्टान ही क्यों ना हो, मैं सबसे पार आ सकता हूँ। वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है, क्या यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर से भरी चट्टानें भी हैं, पता नहीं किस तरह का श्रापित जंगल है। तभी उसे कान पूंछ दिखाई देती है, जो किसी और की नहीं बल्कि एक लोमड़ी की होती है। सो मन सोच रहा था कि आखिर ये क्या है, इतना क्यूट जानवर इस जंगल के अंदर, इतना खतरनाक जंगल के अंदर। जहाँ तक मैं जानता हूँ इस जंगल का सरफेस एरिया का बाहर का एरिया कम स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है, तो इतने खतरनाक जानवर है। और यहाँ इतनी स्पिरिचुअल पावर में इतना क्यूट जानवर होना, कहीं ये कोई खतरनाक जानवर तो नहीं है जो कि बहुत ताकतवर है, कहीं यही टॉप मास्टर किस जंगल का है, कहीं वो तो नहीं है। लेकिन वो एकदम सरप्राइज रहता है और बोलता है कि लेकिन ये तो काफ़ी क्यूट लोमड़ी है, वो यहाँ पर कर क्या रही है। मुझे डॉल्फिन ने कहा हुआ था कि इस जंगल में एक टॉप क्लास का जानवर है जो कि बहुत ताकतवर है। क्या ये जानवर बहुत ताकतवर है? आखिर उस छोटी चीज़ के साथ क्या गड़बड़ है? वो इतनी शक्तिशाली जानवर तो नहीं दिख रहा है। क्या ये जंगल का सबसे शक्तिशाली जानवर है क्योंकि वो जंगल के कोर के अंदर रह रहा है? नहीं, जिस
सतर्क हो रहा होगा, मुझे अपने गार्ड नहीं डाउन करना चाहिए, क्योंकि ये जंगल बहुत खतरनाक है और क्या पता यहाँ पर किस तरह के और कितने खतरनाक जानवर हों। जब बाहर इतनी कम क्यूआई में इतने सारे जानवर थे और वो भी इतने ताकतवर, तो अंदर इतनी ज़्यादा क्यूआई में एक छोटा सा क्यूट जानवर भी बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे अपने गार्ड को नहीं डाउन करना चाहिए, लेकिन इसे देखते हुए ऐसा लग ही नहीं रहा है। यहाँ वो उसकी कान देख रहा होता है और उस पर फिदा हो रहा होता है, मन सोच रहा होता है कि वाह कितना क्यूट है, मुझे इसे सहलाना है। नहीं 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 नहीं, मुझे दूर होना होगा। वो दूर होता है और बोलता है कि नहीं, मुझे अपने गार्ड नहीं डाउन करना चाहिए, ये जानवर बहुत ताकतवर हो सकता है, सिर्फ क्यूट दिखाई देता है। ये 9 पूंछ वाली लोमड़ी मुझे अपनी ओर खींच रही है, मुझे पीछे हटना होगा, लेकिन वो मुझ पर हमला नहीं कर रही है। खैर चलो, अपने साथ कम से कम मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और अपने साथ एक जा कर के एक एलेक्सर ले लेता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ। वो सामने देखता है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर से भरे हुए जो बांस होते हैं वो एक एक करके खड़े होते हैं, एंड यहाँ पर वो जल रहे होते हैं। सो बोल रहा होता है आखिरकार मैंने उसे ढूंढ ही लिया, एलेक्सर से भरे हुए यहाँ पर वो बांस। ये मेरी सोच से भी छोटा है। चलो, कहीं मैं ऐसा खो तो नहीं गया हूँ ना, कम से कम मैं एक समय से तक पहुँच तो गया अंदर। और चलो, मुझे जल्दी से एक निकाल लेना चाहिए और इसे चला जाना चाहिए। हालांकि मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ कि मैं बहुत देरी से यहाँ पहुँचा। वो उसे छूते हुए मन सोच रहा होता है इसका मतलब यही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है, इसका मतलब है कि यही वो है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर भरी हुई है। मुझे इसी की तलाश थी, यही वो एलेक्सर है जो मुझे चाहिए। मुझे इतनी आसानी से मिल गया और यहाँ कोई जानवर भी नहीं है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? क्या ज़बरदस्त क्यूआई है इसकी, कमाल के। छूते ही मुझे एहसास हो रहा है मुझे इसकी क्यूआई को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। वो उसे छू करके ऑब्जर्व कर लेना जाता है। मैंने सोचा होता है मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर क्यूआई बहुत ज़्यादा है, मुझे इसे अपने ध्यान पर केंद्रित करना होगा और जितना जल्दी हो सके मुझे लेना होगा। इस बांस के अंदर सबसे ज़्यादा मजबूत है ये, यहाँ पर इसकी ज़्यादा स्पेशल पावर, मुझे इसी की तलाश थी जो मुझे बहुत ताकत बना देगा। अगर मैं सिर्फ 3 महीने में इसे शुद्ध कर लूँ तो शायद मैं इसके अंदर की ताकत का इस्तेमाल कर सकूं और सबसे मजबूत मार्शल आर्टिस्ट बन सकूं। नहीं नहीं, चलो, मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए। मुझे कम से कम 3 नहीं लेना चाहिए, सिर्फ एक ही लेना चाहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं 3 लेने की कोशिश की तो हो सकता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेरा शरीर इतनी ज़्यादा क्यूआई को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है और ना ही कभी इतना मजबूत हो सकता है, ये तो फट जाएगा। अब जब मैंने अपने गोल को हासिल कर लिया है तो मुझे ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ले करके इस जंगल से निकल जाना चाहिए।